आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जर्मनी का एक शहर है बर्लिन। बर्लिन ये वहाँ की स्टोरी है। और ये उस जमाने की स्टोरी है कि जिस जमाने में हम और आप शायद पैदा भी नहीं हुए। इतनी पुरानी कहानी है। ये उस जमाने का जिक्र है कि जब लोग अपना मुर्दा दफनाते थे, नॉन मुस्लिम जब वो अपना मुर्दा दफनाते थे तो उस मुर्दे को सजा के सवार के हीरे जवाहरात अंगूठियां पूरा उसको तैयार करके जिसकी जितनी बिसात होती थी वो उस बिसात से उस मुर्दे को तैयार करके दफनाते थे। बल्कि आज भी ऐसा रिलीजन मौजूद है जिसमें जो है मुर्दे को दफनाते वक्त उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, उसके जो है हीरे जवाहरात, उसकी ज्वेलरी सोने की होती है, डायमंड्स की होती है, तो उसके साथ ही दफनाते उसकी बिसात के हिसाब से। यानी अगर वो कोई अमीर कबीर है तो फिर उसका उतना ही सिस्टम, कोई गरीब है तो फिर उसका उतना ही सिस्टम, उस हिसाब से दफनाया जाता था। तो ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि कब्रिस्तान में दो लोग मौजूद होते हैं, एक गोरकन और दूसरा वो आदमी जो कब्रों पर पानी वानी डालता है। हाँ, ये दो बंदे तो हर कब्रिस्तान में मौजूद रहते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हमारे मुस्लिम कब्रिस्तान में होते हैं उसी तरह गैर मुस्लिम के जो कब्रिस्तान है वहां पर भी ये लोग मौजूद होते हैं। जी हाँ। तो ये कहानी है उस पानी डालने वाले की जो कब्रों पर पानी डालता है। अच्छा। जी हाँ। उसका क्या काम था कि जो भी मुर्दा दफनाकर लवाकिन जाते थे ये उस मुर्दे की कब्र खोदकर और उसकी ज्वेलरी जो भी वो पहना है मुर्दा, ये उसके हाथों से, उसके गले से, उसके ब्रेसलेट सिस्टम सब उसके उतार लेता था। कब्र खोद के। लेकिन उसको पता कैसे लगता था, जो कब्रों पे पानी डालता था उसको पता कैसे लगता था कि ये मुर्दा जो है ये इतना मालदार है? शाबाश। उसको कैसे पता चल रहा है? उसको पता चल रहा है ऐसे कि जो वो मुर्दा नहला रहा है, मुर्दा खाने वाला, वो उसको बताता था कि आज जो मुर्दा आ रहा है वो इतना मालदार है, आज जो आ रहा है वो जरा कम है, आज जो आ रहा है वो लैंडलॉर्ड है। ये उसको बताता था। ये इन दोनों की मिलीभगत, ये उन दोनों की मिलीभगत थी और गोरकन को इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा, गोरकन इसमें शामिल नहीं है। क्यों? कि वो जो काम कर रहा है वो गोरकन की उस वक्त की गैर मौजूदगी में कर रहा है। कब्र खोदना, जाना, निकालना ये उस वक्त कर रहा है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो जो पानी डालने वाला है, कब्र पर जो पानी डालता है, वो कब्र पर पानी डाल रहा है कि अचानक मुर्दे खाने वाला कब्रिस्तान आता है उसके पास, पानी वाले के पास, और उससे आकर कहता है कि आज तो तुम्हारी और मेरी लॉटरी लगने वाली है। वो कहता है क्यों भाई, खैरियत? कहता है आज शहर का सबसे अमीर कबीर आदमी मरा है। वो ज्वेलरी वुलरी होगी उसके पास। जाहिर है अमीर कबीर आदमी है, अगर वो मरा है तो फिर उसको उसी हिसाब से दफनाया जाएगा ना। डायमंड की अंगूठियां, बिल्कुल। वो यही बेस बनाकर उससे कहता है कि तुम्हारी और मेरी लॉटरी लगने वाली है। खुश होता है वो पानी डालने वाला भी और वो भी, दोनों खुश होते हैं। वो ये बोल के उसको चला जाता है। अब चूंकि इसको इंतजार है उस डेड बॉडी का जो आने वाली है, ये कब्रिस्तान में बैठा है और डेड बॉडी आती है अहमद, उसकी तदफीन होती है, ये वहां मौजूद है। ये कब्र नोट कर लेता है कि कौन सी है। ये वो कब्र के करीब खड़ा है और सब कुछ मंजर देख रहा है कि उसको जब दफनाया जा रहा है तो वो ज्वेलरी से लेस है, हीरे जवाहरात से लदा हुआ है। तमाम लोग वापसी जा रहे हैं। ये वहां खड़ा हुआ देख रहा है। इसने कब्र को नोट किया। अब ये अंदाजा कर रहा है कि कब वो गोरकन की आंख लगे और कब मैं इस कब्र की खुदाई करके वो सारा माल निकालूं। रात हो गई, गोरकन सो गया। ये कब्र की जानिब बढ़ता है, कब्र खोदता है, और जब कब्र खोदता है अहमद तो कब्र में मुर्दा मौजूद नहीं है। मुर्दा कब्र से गायब है। लेकिन वो तो दफना के गए थे, फिर मुर्दा कहाँ चला गया? बिल्कुल ऐसे ही उसके जहन में भी यही बात आई कि मेरे सामने तो दफनाया है। अब जब वो कब्र पे नजर मारता है तो कब्र में एक सुरंग बनी हुई है। अब चूंकि लालच है, मतलब वहां पे मुर्दा नहीं है और एक सुरंग बनी हुई है। एक सुरंग बनी हुई है। अब ये सोच रहा है कि यार मुर्दा तो मेरे सामने दफनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्दा नीचे चला गया हो। सुरंग से डरते डरते कब्र में उतरता है। डर भी रहा है लेकिन चूंकि लालच है ये सुरंग के अंदर दाखिल हो जाता है।
अब जब सुरंग में दाखिल होता है तो काफी जाने के बाद ये क्या देखता है कि उस सुरंग के 10-12 रास्ते बने हुए हैं अंदर। कब्र के अंदर सुरंग और सुरंग के अंदर 10-12 रास्ते। 10-12 रास्ते बने हुए हैं। अब ये सोच रहा है कि मुझे किस सिमत जाना है। तो क्या वो सुरंग इतनी कुशादा थी कि वो बाकायदा उसमें चल के जा रहा है खुल्लम खुल्ला? नहीं अहमद, वो रेंगता हुआ जा रहा है, लेट के जा रहा है उस सुरंग में। इतनी हाइट नहीं है कि वो खड़ा होकर चल पड़े। हाँ। वो लेट के सुरंग में जा रहा है। और ये उससे करवा रही है उसकी लालच। उसकी लालच। अब जब ये सोचता है कि मुझे किस सिमत जाना है, ये सोच में ही होता है कि इसको एक आवाज आती है कि रुक, कहां जा रहा है? तू मेरा माल लेने आया है। तो ये परेशान हो जाता है और कहता है कि हां, मैं इसी नीयत से आया हूं। तो आवाज कह रही है कि तू सही सिमत जा रहा है। जिस तरफ तू जा रहा है माल सब वही है, लेकिन याद रख, ये माल ना तो मेरे काम आया है और ना तेरे काम आएगा। मरने के बाद किसके काम आता है? किसके काम आता है? ये उस सिमत गया। हाँ। और ऐसा ही हुआ अहमद कि उसको वहां से वो सारे जवाहरात मिले। ये उनको समेट कर वापसी आ रहा है। अब जब वापसी की तरफ आया है, बिल्कुल निकलने के सिस्टम से है कि बस अब मैं बाहर निकलूंगा, तो इसे वो आवाज फिर आती है कि सुन, ये जो माल तू लेके जा रहा है, ये जिस तरह मेरे भी काम नहीं आया, इस तरह तेरे भी काम नहीं आएगा। इसने उसकी बात को दरगुजर किया और बाहर के रास्ते की तरफ रेंगता हुआ जा रहा है। अब ये क्या देखता है कि जैसे ही कब्र के लास्ट स्टेप पर ये पहुंचा है, हाँ। तो क्या देखता है कि ऊपर से कब्र बंद हो चुकी है। किसने बंद की कब्र? किसने बंद की? उस गोहरकन ने, जो सो रहा था। वो सो रहा था, उसने रात के गश्त में देखा कि ये कब्र, ये तो ताजी थी, फिर क्यों खुली हुई है? ये सोच के उसने उस कब्र को बंद कर दिया और उस कब्र के साथ वो भी बंद हो गया जिसको लालच उस कब्र के अंदर तक ले गई थी। लालच का सुना तो था कि बुरी बला है, लेकिन ये इतनी बुरी बला है कि कब्र तक ले गई। बिल्कुल। और ना कि सिर्फ कब्र तक, बल्कि कब्र के अंदर एक सुरंग है, उस तक ले गई। बिल्कुल ले गई। और उसने वो गैबी आवाज सुनी जी, और वो उससे भी नहीं डरा। नहीं डरा। उसने फिर भी माल को लिया। बिल्कुल लिया। और वो ऊपर की तरफ चला, क्योंकि सिर्फ सवार था माल, और वो माल उसकी जान ले बैठा। वो माल भी उसके काम नहीं है। हाय 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 हाय। काफ़ी इससे इबरतनाक वाक़या है, और ये उन लोगों के लिए भी इबरत है जो माल 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 करते हैं। सिर्फ माल करते हैं। अरे क्यों करते हो? कुछ साथ नहीं जाना। हाँ। कुछ भी तो साथ नहीं जाना। और अगर साथ जाना भी है तो वो नहीं आना। हाँ, और अगर साथ ले, कुछ लोग अगर ये सोच के मुर्दे के साथ वो माल दफना रहे हैं कि शायद जितना ज्यादा माल होगा तो वहां बख्शिश हो जाएगी, उन्हें कोई बताओ कि वहां नोट नहीं चलेगा, वहां सिर्फ अमाल चलेंगे। और लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए, और क्योंकि कब्र की करेंसी जो है वो अमाल है, माल नहीं है। वाह वाह वाह, बिल्कुल। और देखिए ना, इंसान को दुनिया में आने का टाइम पता है लेकिन जाने का नहीं पता, क्योंकि मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। मौत किसी भी वक्त आ सकती है, और मौत का फरिश्ता भी किसी वक्त आ सकता है। हाँ। किसी भी वक्त। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा तुम्हें। मौत का फरिश्ता किसी वक्त भी हाजिर हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी के बच्चों की है। यूनिवर्सिटी की यंगस्टर बच्चे हैं। हाँ। ये कश्मीर का प्लान बनाते हैं पिकनिक के लिए, कि सब मिलके कश्मीर जाएंगे। दिन आ जाता है, पिकनिक की डेट आ जाती है। अच्छा। बस हायर की हुई, सब लोग बस में सवार होते हैं और गाड़ी रमादमा होती है। अब गाड़ी हाईवे पे चढ़ी है और गाड़ी रनिंग में है। रनिंग में, चूंकि सब यंग हैं। हाँ। बस में मस्तियां कर रहे हैं, गाने बज रहे हैं,
क्योंकि यूनिवर्सिटी के लड़कियां और पिकनिक पे तो अक्सर ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे खुशगवार माहौल होता है, खुशगवार माहौल, शोर शराबा हो रहा है। हाँ जब हाईवे पे चढ़ती है तो तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद हाँ बस ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाता है किसी होटल पर, यानी जिसको हम ढाबा बोलेंगे। हाँ हाईवे पे जाते हैं तो आप ढाबे देखते होंगे दोनों साइड पे। हाँ। ढाबे पे गाड़ी लगाता है, वहां पे वो लोग थोड़ा सा खाना वाने का अपना करते हैं, चाय वाय पीते हैं, कुछ लोग वॉशरूम चले जाते हैं। 20-25 मिनट वहां रुकने के बाद ड्राइवर हॉर्न मारता है, सब लोग गाड़ी में वापस आते हैं। अब चूंकि रात का पहर शुरू होने लगा है, मगरिब खत्म हो गई है, गाड़ी रमा-दमा है। गाड़ी एक ऐसी जगह चली गई है कि जहां अंधेरा गुप है, सिर्फ बस की हेडलाइट है, आसपास पहाड़े हैं, घने ऊंचे दरख्त और गाड़ी रमा-दमा है। ड्राइवर की अचानक नजर पड़ती है बीच रोड के ऊपर। ये क्या देखता है कि एक सफेद बुर्राख कपड़ों के अंदर कोई ज़ईफ आदमी हाथ से इशारा करता है। उन पहाड़ों में कहां से आ गया वो? अचानक आ गया वो? बिल्कुल अचानक उस गाड़ी के सामने हाजिर हो जाता है। तो ड्राइवर गाड़ी बचाते हुए रोकता है, तो वो शख्स जो वहां बीच रोड पे खड़ा हुआ था वो ज़ईफ आदमी है। हाँ वो ड्राइवर साइड पर आता है। हाँ और उससे कहता है कि आप आगे इस तरफ जा रहे हैं? ड्राइवर ने बोला हाँ। तो बोला मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर मुनासिब समझें तो मुझे भी अपने साथ बिठा लें, थोड़ी ही दूर बाद मेरा गांव आएगा तो मैं उतर जाऊंगा। अच्छा। ड्राइवर सोचता है मैंने जाना तो उसी तरफ है, क्यों ना बिठा लिया जाए। जबकि अंदर लड़के लड़कियां मना करते हैं कि नहीं नहीं किसी को बिठाओ, नहीं अच्छी बात नहीं है, लेकिन ड्राइवर इंसान आदमी, उसने बोला इंसानियत के नाते उसको बिठा लेता है। अब वो बूढ़ा शख्स बस में सवार होता है, एक कोने पे सीट में जाके बैठ जाता है। बस हस्बे दस्तूर रवा दवा है। अब चूंकि गाने इस कदर शोर में बज रहे हैं कि वो जो बूढ़ा शख्स है वो डिस्टर्ब हुआ। उसने एक नौजवान से कहा सुनो बेटे, क्या ये गानों की आवाज कम हो सकती है? अब सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, उसमें कुछ बदतमीज भी होते हैं। तो जिस बच्चे से वो बड़े साहब मुखातिब हुए थे वो बच्चा बदतमीज था। उसने रिप्लाई उनको बदतमीज अंदाज में किया कि गाने तो इतनी ही आवाज में बजेंगे, अगर आपको बैठना है तो बैठें, वरना मैं बस रुकवा दूंगा, अभी आपको यहीं उतार दूंगा। उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। मैंने कहा ना बदतमीज, उम्र का लिहाज नहीं किया। तो बड़े साहब ने उनसे कहा, उस बच्चे से कहा कि नहीं बेटे बदतमीजी नहीं, आप मेरी उम्र का ख्याल करें और मुझसे बदतमीजी ना करें। उसने फिर रिपीट किया कि आप बकवास ना करें, तमीज से बैठें, हम जवान हैं, हम यंग हैं, हम अल्लाह गुल्ला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे हम लोग मस्ती नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे इस उम्र में, जबकि आप सब कुछ देख चुके हैं, आपकी अब मरने की उम्र है। बड़े साहब को ये बात नागवारा गुजरती। जब वो नागवार गुजरती है तो उससे कहते हैं कि नहीं बेटा, मौत का कुछ नहीं पता। तुम कह रहे हो कि मैं मरने की दर पे हूं, क्या पता मुझसे पहले तुम मर जाओ। क्या कहा? कि मुझसे पहले तुम मर जाओ। उम्र से मौत का कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं, उम्र से मरने का कोई ताल्लुक नहीं। क्या पता मुझसे पहले तुम मर जाओ। अब क्या होता है, ये बोल के बड़े मियां अपनी जगह पे वापस बैठ जाते हैं। अच्छा। आवाज गानों की कम नहीं हुई, नहीं कम हुई। थके हुए हैं सब बुरी तरीके से। ड्राइवर ने थोड़ी सी आवाज स्लो की है, उस आवाज स्लो करने से सबकी आंख लग जाती है। अहमद, गाड़ी में सारे स्टूडेंट सो रहे हैं, वो हल्ला गुल्ला करते करते सो गए, थक गए और सो रहे हैं, और गाड़ी रमा दमा है। अब अहले फजर का टाइम होता है। आंख खुलती है एक की, दूसरे की, तीसरे की, वो सब जागना शुरू हो जाते हैं। जब सब जाग जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो बच्चा, वो लड़का जो बड़े मियां से मुखातिब था, जो बदतमीजी कर रहा था, सब उठ गए और वो नहीं उठ रहा। सब उठ गए और वो नहीं उठा। अच्छा, वही लड़का जो बदतमीजी कर रहा था। अब उसके जो कुलीग थे, उसके जो दोस्त थे,
उन्होंने जाके उसको हिलाया। अब जब हिलाया तो वो गिरा, वो अपनी ही सीट पे गिरा, बेहोश हो गया था, मर गया था अहमद। वो बच्चा मर चुका था। सब लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये तो ठीक ठाक था। हाँ। अचानक उस सीट पे नजर पड़ती है सबकी जहां वो बूढ़ा शख्स बैठा था। फिर वहां पर वो बूढ़ा शख्स नहीं था। इन सब बच्चों ने ड्राइवर से पूछा कि तुमने उस शख्स को कहां उतारा? ड्राइवर क्या कहता मालूम? हाँ, बोला मैंने तो गाड़ी नहीं रोकी, मैं उतारूंगा कैसे? तो वो बूढ़ा शख्स मौत का फरिश्ता भी हो सकता है? कुछ नहीं पता। ऐसे एक अंदाजन, क्योंकि कहानी से मुझे यही लग रहा है। मैंने कहा ना कि हम देख नहीं सकते। हाँ, हमें क्या पता हमारे बराबर में कौन है। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी रूप में, हाँ, कहीं भी मौत बरहक है। और उसकी बात पूरी हुई उस बुजुर्ग की कि क्या पता मुझसे पहले तुम चले जाओ। अरे वो तो लेने ही उसे आए थे। इससे ये भी सबक मिला कि मौत से उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई नहीं ताल्लुक। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बूढ़े माँ बाप जवान औलाद का जनाजा उठा रहे होते हैं। बिल्कुल उठा रहे होते हैं। एक लड़का देखने गया हाँ अपने चाचा को, हाँ, उनको हार्ट अटैक हुआ था, वो हॉस्पिटल देखने गया, उनका बाईपास हुआ था। बताइए। और वो लड़का उनको दिलासा देकर आया कि कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन रास्ते में उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। देखो मसलियत देखें आप मौला की कि जो हार्ट पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो जिंदा है। जो हट्टा कट्टा उन्हें देख के आ रहा था वो मर गया। वो तो मरीज को देखने आया था, मरना तो मरीज को चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन वो जवान था हट्टा कट्टा, वो मर गया। अब आप देखें ना कि मौत से तो कोई बच ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। सुनाइए। एक शख्स है, अपने घर में रात में सोया हुआ है। हाँ जी। उसको ख्वाब आता है। अब ख्वाब क्या आया है उसको कि उसको ख्वाब में मौत का फरिश्ता उसके ख्वाब में आया है और उससे कहता है कि सुनो, मैं 100 लोगों की रूह कब्ज करने आऊंगा और उन 100 लोगों के नाम की लिस्ट ये है। यानी जो 100 लोग मरने वाले हैं उनके नाम की लिस्ट वो बोलता है ये है। अच्छा। ये अचानक हड़बड़ा के उठ जाता है। अब जब उठता है हाँ। तो देखता है इसके पास तो कोई भी नहीं, लेकिन वो लिस्ट मौजूद है 100 लोगों की। हाँ, लिस्ट रखी हुई है। लिस्ट रखी हुई है। अब जब ये लिस्ट उठा के देखता है तो क्या देखता है कि सबसे पहला नाम जो है अहमद, इसके पड़ोसी का है। सबसे पहला नाम इसके पड़ोसी का है। वो कहता है यार मेरा पड़ोसी तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसको बता देता हूं जाके कि तेरा नंबर आ गया है। अच्छा। ये उसके घर जाता है। हाँ। उससे जाके कहता है सुनो कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। वो कहता है कैसी बातें कर रहे हो? कह रहा मैं तुमसे कह रहा हूं, ये देखो 100 लोगों के नाम की लिस्ट, इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। और अब सबको जाना है जितने की नाम की लिस्ट है, और तुम्हारा नाम सबसे ऊपर। तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। वो कहता है यार तुमने मुझे आके इत्तला दी, तुम मेरे कितने अच्छे पड़ोसी हो, बैठो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें शरबत पिलाए बगैर नहीं जाने दूंगा। अच्छा। उसके लिए वो शरबत बना के लाता है, उसे वो शरबत पेश करता है, वो शरबत पीता है और पीते ही सो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो शरबत पिलाया गया है उस शरबत में वो नींद की गोली डाल देता है। उसका पड़ोसी वो नींद की गोली क्यों डालता है मत मालूम? वो नामों की लिस्ट उठाता है और अपना नाम सबसे ऊपर से मिटा के सबसे नीचे लिख देता है। ओ, समझ रहे? सबसे नीचे लिख देता। अब ये मरेगा भी बाद में क्योंकि नीचे नाम नीचे नाम आ गया। अब जब वो जो सोया हुआ है वो हड़बड़ा के जब उसको छीटा बिटा, क्या हो गया? बोले यार मेरी आंख लग गई। बोला हाँ तुम सो गए? मैंने बोला तुम्हें उठाऊं यार? ये बोलता बहुत शुक्रिया, हाथ वाथ मिला के बाहर निकलता है। अब जो वो सोच रहा है जिसके पास वो लिस्ट आई, यार मेरा पड़ोसी तो बहुत अच्छा आदमी है, मैंने इसको इसके मरने की इत्तला दी, इसने मुझे शरबत पिलाया, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि लिस्ट बजाय ऊपर से शुरू करने के लिस्ट नीचे से शुरू कर देता हूं। उधर भी पहला ही था, नीचे से भी वो पहला ही है। तो मौत का कोई टाइम नहीं, मौत इधर उधर बिल्कुल बरहक है। हो शेख साहब, कोई कहानी बची है? हाँ अहमद, अब जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने लगा हूं
वो एक मेहनती ट्रक ड्राइवर की कहानी। मेहनती ट्रक ड्राइवर। मेहनती ट्रक ड्राइवर। मेहनती इसलिए कहेंगे कि ये जो ड्राइवर होते हैं ये बड़ा मेहनत का काम है अहमद, कोई मजाक नहीं। ये 12-12 घंटे गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल, और खास तौर पे उनके लिए कि जो बड़े ट्राले चलाते हैं, बड़े ट्रक चलाते हैं, उनका ध्यान तो थोड़ा सा इधर से उधर से बिल्कुल गलती की गुंजाइश ही नहीं। तो ये एक मेहनती ड्राइवर की कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। अब चूंकि एक कंपनी से मुंसलिक था, ट्राला चलाता था, एक दिन उसको कॉल आती है कि आज जो आप माल लेके जाएंगे वो आज आपका रूट चेंज है, अलग ट्रैक से जाएंगे, यानी हाईवे पे चढ़ेंगे। और हाईवे पे चढ़ने के बाद उल्टे हाथ पे जब आप उतरेंगे तो सारा कच्चा शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जब कच्चा शुरू हो जाएगा तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उस रास्ते में किसी भी किस्म का कोई भी हादसा खुदा ना खास्ता अगर होता है, आपने एक चीज को जहन में रखना है कि आपने गाड़ी नहीं रोकनी, गाड़ी चला के रखनी है। क्यों? कि वहां का तरीका वारदात कुछ ऐसा है। वो पूछता है क्या, तो जो फोन कर रहा है वो बताता है कि वहां पर तरीका वारदात ऐसा है कि वहां के जो मकामी हैं लोग, यानी जो लूट लेते हैं ट्रक को, वो क्या करते हैं अहमद कि वो अंडे ट्रक के शीशे पे मारते हैं। अब जब वो अंडा शीशे पे मारते हैं तो जाहिर है फिर वो वाइपर चलाएगा ड्राइवर। अब जब वो वाइपर चलेंगे तो वो अंडे की जर्दी से पूरा शीशा ब्लैक हो जाएगा। हाँ, वो वाइपर ऐसे करेंगे तो वो कुछ भी नजर नहीं आएगा और उनको वारदात में आसानी होगी। तो कुछ भी हो सकता है, तुमने गाड़ी रोकनी नहीं है। अच्छा। अब चूंकि ये सारी बातें उससे कर दी गई, उसको खौफ हुआ कि ये सब क्यों होने जा रहा है और ऐसा मुझसे ही क्यों कराने जा रहे हैं। बहरहाल क्योंकि सैलरी अच्छी थी, कंपनी अच्छी थी, मना नहीं कर सका, उसने हामी भर ली। वही हुआ। सेकंड डे वो ट्रक लेके निकला, हाईवे से निकला। अहमद, तुम्हें मालूम है कि जितने भी सफर करते हैं ये ट्राले ट्रक वगैरह ये रात में करते हैं। तो कंपनी उसको फैसिलिटीज देते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड उसको देती है कि ये आप अपने साथ लेते हुए जाएं। वो ट्रक ड्राइवर के बराबर में सिक्योरिटी गार्ड बिठा देते। ठीक है। ये निकला, हाईवे से कच्चे पे उतर गया। अब ये कच्चे पे जा रहा है। जब ये कच्चे पे चलता रहा, इसके दिमाग में वही बात चल रही है कि मुझे गाड़ी रोकनी नहीं है। डरा इतना दिया था, खौफ उसको तारी हुआ है कि कुछ भी हो जाए मैंने गाड़ी नहीं रोकनी। कुछ भी हो जाए, शीशे पे कुछ भी लगे, मैंने गाड़ी नहीं रोकनी। यही सोचता हुआ जा रहा है तो अचानक ट्रक डिसबैलेंस होता है। ये सोचता है यार कि ये क्या, इतने जंगल के अंदर मुझे ये गाड़ी खड़ी करना मुनासिब नहीं है। ये टाप लगा के रखता है, गाड़ी रोकता नहीं, गाड़ी भगा के रखता है। क्या देखता है कि अचानक इसके शीशे पर आकर एक शॉपर लगता है, दम। इसके जहन में वो अंडा आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही अंडा मारा गया हो और मैं वाइपर चलाऊं तो सब खत्म हो जाए। ये गाड़ी नहीं रोकता है, मत ये मजीद भगा रहा है। थोड़े गैप के बाद उसको दूसरा शॉपर उसके शीशे पे लगता है, दम। तो वो जो शॉपर भरे हुए हैं वो पानी के भरे हुए शॉपर हैं जो न जाने कहां से आके इसके शीशे पे लग रहे हैं, फ्रंट शीशे पे। जब किसी ने शॉपर मारे तो इसको नजर नहीं आया कि कौन, कुछ भी नहीं है, इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसको ये महसूस किया है कि जो शॉपर आके शीशे पे लगे हैं ये सिर्फ पानी के भरे हुए शॉपर थे। लेकिन ये गाड़ी नहीं रोकता, गाड़ी पट के रखता है। ये इस सिचुएशन में है कि अब क्या किया जाए। ये गार्ड की तरफ नजर रखता है, गार्ड गनूदगी में है। ये गार्ड को झंझोड़ता है और उसको उठाता है। गार्ड उठता है, क्या हुआ? कहता, बेवकूफ तुम देख नहीं रहे क्या हुआ? बोला, नहीं मेरी तो आंख लग गई थी। क्या देखता है कि पीछे से हेडलाइट इसको डिम पर मार रही है। अब गार्ड भी उठ गया, गार्ड भी उठा हुआ है। गाड़ी के डिम पर इसको महसूस हो रहे हैं कि मुझे पीछे वाली गाड़ी डिम पर मार रही है। अब इसको ये खौफ तारी है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लूटने वाले हों। ये मजीद गाड़ी भगा रहा है। पीछे वाली गाड़ी जो आ रही है वो इससे तेज इसके बराबर में आ जाती है। अब जब इसके बराबर में वो गाड़ी लगती है तो उस गाड़ी का ड्राइवर इसको इशारा करता है कि शीशा नीचे उतारो। ट्रक ड्राइवर को वो अपना शीशा नीचे करता है तो वो गाड़ी वाला ड्राइवर से बोलता है कि कुछ भी हो जाए गाड़ी नहीं रोकना। इशारे से बोलता है बस भगा के रखो। अच्छा, वो इसके मतलब
इसके फेवर में था, इसके फेवर में था, फेवर में था। वो यही सोच रहा था कि मुझे लूटने आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ। वो इसके फेवर में था कि तुम गाड़ी रोकना नहीं। वो ये बोल के और सीधा पलट गया, वो निकल गया। अच्छा। इसने भी हस्बे मामूल गाड़ी पीछे ही रखी, उसके भी पीछे, ये भी भगाता रहा। अब जब वो गाड़ी नजरों से ओझल हो गई, जो इसको बता के गया है, घना जंगल है, ट्रक डिसबैलेंस हो रहा है। इसको ये महसूस हुआ कि शायद टायर की हवा कम हो गई है, या मे बी कि टायर खुदा ना खास्ता इस घने जंगल में पंचर हो गया है। सामने वाली गाड़ी नजरों से ओझल हो गई। जब सामने वाली गाड़ी नजर नहीं आती तो ये सोचता है कि मैं और स्पीड दूं। जब ये स्पीड देता है तो क्या महसूस करता है कि ट्रक भाग नहीं रहा है अहमद, ट्रक भारी होता जा रहा है। वो ट्रक वजनी महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रक पे इससे डबल तिबल लोड रख दिया गया हो। वो गार्ड को देखता है और कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो पंचर है, हाँ, या हवा कम हो गई है। तो गार्ड उसको बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा महसूस कर रहे हो तो फिर गाड़ी साइड में लगाओ। वो कहता है इतने घने जंगल में? कहता जब ऐसा है तो तुम गाड़ी साइड में लगाओ। अगर खुदा ना खास्ता पंचर हो गया तो हम जंगल में कैसे पंचर लगाएंगे? ड्राइवर की बात समझ में आई, उसने गाड़ी साइड में लगाई और गार्ड से कहता है ठीक है, तुम उतर के गाड़ी के व्हील चेक करो। गार्ड उतरता है डरते हुए घने जंगल में, नीचे उतरता है, अगले व्हील चेक करता है। ड्राइवर ने देखा कि उसने अगले व्हील चेक किए। अब वो पिछले व्हील चेक करने के लिए जा रहा है तो ड्राइवर ने उसको साइड ग्लास में देखा कि हाँ ये व्हील चेक करने जा रहा है। वो गया तो है अहमद, न जाने कहां गया। वो शीशे से उसको देख रहा था, वो गया जरूर है, हाँ। लेकिन काफी देर हो गई, वो वापस नहीं आया। वो ट्रक का हॉर्न बजाता है, हाँ। 1 दफा 2 दफा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं हुआ ड्राइवर को कि गार्ड को मैंने भेजा है, वो तो वापस ही नहीं आया। ये डरते हुए नीचे उतरता है, नीचे उतर के सीधा पिछले व्हील की तरफ जा रहा है। अब जब पिछले व्हील की तरफ ये पहुंचता है, वहां देखता है कि वो गार्ड मौजूद नहीं है अहमद। अब जब वो गार्ड मौजूद नहीं है, घने जंगल में इसको एक चीखने की आवाज आती है। जब इसको चीख की आवाज आती है तो ये डर के वापस ड्राइवर साइड की तरफ भागता है। इसको फिर ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गार्ड को किसी जंगली जानवर ने घेर लिया हो। ये सोच के ये रुकता है, फिर क्या सुनता है कि एक फायर की आवाज आती है। जब फायर की आवाज आती है तो इसको यह महसूस होता है कि हां, रिवॉल्वर तो था गार्ड के पास। मुझे लगता है कि शायद गार्ड ने उस जानवर को गोली मार दी। यह सोच के वो उस आवाज की सिमत जाता है। घने जंगल में हिम्मत करके अब ये उस तरफ जा रहा है जहां से वो चीख की आवाज आई थी। अच्छा। काफी दूर जाने के बाद उसको वहां कुछ दिखाई नहीं देता। ये सोचता है कि गार्ड कहां गया। अचानक पीछे से एक हाथ आता है जो इसके मुंह पर आता है, धप, और इससे बोलता है खामोश, मैं वही गार्ड हूं और तुम फौरन यहां से निकलो क्योंकि कोई हमारा पीछा कर रहा। ये दोनों ट्रक में बैठते हैं अहमद और वहां से भागते हैं। अब जब ये वहां से भागते हैं, ये दोनों आके गाड़ी में बैठते हैं। हाँ। अब जब गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर ने सलफ मारा और ट्रक भगाया। अब उसने ये देखा कि ड्राइवर की सांस फूल रही है। वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ बता सके। हाँ। और ये खुद भी बहुत डरा हुआ था। ये खुद भी, दोनों डरे हुए हैं। हाँ। तो ड्राइवर ने बेहतर ये समझा कि अभी इससे कुछ पूछना बेकार है, बजाय इसके कि कुछ पूछा जाए, यहां से निकला जाए। हाँ। 2.5-3 घंटे की ड्राइव होती है अहमद। वो रात ड्राइव में 2.5-3 घंटे वो मंड के जंगल में गुजर रहा है। क्या देखता है 3 घंटे के बाद कि कहीं उसको रोशनी नजर आती है। वो रोशनी की सिमत जाता है तो वो पेट्रोल पंप है। अच्छा। वो जब पेट्रोल पंप पे ट्रक को लगाता है और गार्ड से पूछता है
कि होश में आओ। गार्ड कहता है हाँ मैं होश में हूं। तो कहता है अब मुझे बताओ कि तुमने वहां क्या देखा। वो कहता है कि काश मैं तुम्हें बता सकता, लेकिन जो मैंने देखा वो तुम देख नहीं सकते थे। क्या देखा था उसने? मैंने वहां क्या देखा, यही ड्राइवर ने उससे पूछा कि तुमने जो देखा वो मुझे बताओ। हाँ। तो कहा कि जब मैं पिछला टायर चेक करने के लिए गया, हाँ। तो मुझे एक आवाज आई। आवाज कह रही है कि यहां आओ। मैंने उसको अपने पास बुला रही, अपने पास बुला रही है। मैंने जंगल में इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर टायर चेक करने में लग गया। मुझे फिर आवाज आती है, तुमने सुना नहीं? मैंने तुम्हें कहा कि यहां आओ। ये उठता है। जैसे ही मैं उस आवाज की सिमत गया, मैं उस आवाज की सिमत पहुंचा हूं घने जंगल में, तो क्या देखता हूं कि एक 15 फीट का आदमी जो काली बुर्राख चादर ओढ़े हुए है, गोल चमकती हुई लाल आंखें, जला हुआ उसका चेहरा, ये उसको देखता है और फायर करता है। और आगे फायर करते थे। कहता है मैंने फायर किया और फायर करते ही मैं दरख्त के पीछे छुप गया। मैं दरख्त के पीछे छुप गया। इतने में मैंने सुना कि तुम मुझे आवाज देते हुए आ रहे हो। तो मैंने तुम्हारा मुंह बंद किया इसलिए कि कहीं तुम्हारी आवाज से वो तुम्हें भी ना देख ले। मैंने तुम्हारा मुंह बंद किया। उसके बाद मुझे होश नहीं था, और जब मेरी आंख खुली है तो मैं ट्रक में था और अब तुम्हारे सामने हूं। बस ये समझो कि उस बला से जो हम बचे, ये हमारी कोई नेकी थी जो काम आ गई, वरना उस जंगल से निकलना किसी के बस की बात नहीं थी, और आज हम दोनों भी इस दुनिया में ना होते। अच्छा, वो हमारा पीछा कर रहा था, न जाने कितने दूर पीछे से। वो जो ट्रक भारी हुआ था, वो भारी हुआ था, वो ट्रक पे सवार था अहमद। जो ट्रक भारी हुआ था वो ट्रक पे सवार था, और वो जो थैलियां जो लगी थी, उन्होंने जब देखा था तो आसपास तो कोई भी नहीं था, लेकिन वो थैलियां आके ट्रक प्रॉपर लग रही थी। तो ये उन्हीं का काम था, उन्हीं लोगों का काम था। ओए। अच्छा, जब भी कहते हैं कि सफर अगर आप करें तो आपको दिन में करना चाहिए, क्योंकि मजबूरी, क्योंकि ट्रैफिक अलाउ नहीं होता दिन में। वो रात में ही सफर करते हैं ये लोग। वो रात में ही सफर करते हैं ये लोग। लेकिन बड़े दिल गुर्दे की बात होती है अहमद कि ये रात का सफर, जंगल के गुजर है, जंगल है, बियाबान है, पहाड़ है, रेगिस्तान है। इनका बड़ा हौसला होता है ये जो ड्राइवर होते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ इन लोगों को यार, कि ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शेख साहब रोजी खींच के ले जाती है। हाँ, पेट खींच के ले जाता है। पेट खींच कर ले जाता है। क्या बात हो। तो शेख साहब, ये कहानी ख़त्म हुई है ना? आज की तीनों कहानियाँ कंप्लीट हो गई हैं, और जब इन कहानियों का डर मेरे दिल से निकल जाएगा, हाँ, तो फिर हम और कहानियाँ सुनेंगे इंशाल्लाह, है ना? पहले मुझे अकेले घर में रहने से डर नहीं लगता था, लेकिन आपकी कहानियाँ सुनने के बाद मुझे अकेले घर में रहने में, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, अल्लाह सबका मुहाफिज है। और दूसरी बात ये कि आपकी कहानियाँ लोग बड़ी पसंद कर रहे हैं। क्या बात? ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी आपको बहुत पसंद किया जा रहा है और आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, और कहते हैं यार शेख साहब की कहानियों का हमें वेट रहता है। तो कैमरा आपके सामने है, पाकिस्तान की ऑडियंस और इंडिया की ऑडियंस का आप शुक्रिया किस तरह अदा करेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा प्यार मौला करीम आपको सेहतियाबी दे। जितने भी लोग प्यार करने वाले हैं, ख़ास तौर पे इंडिया से, तो मेरा बहुत बहुत सलाम और थैंक यू जो आप लोगों ने प्यार दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोगों की मोहब्बत ही होती है जो आर्टिस्ट को बनाती है, और ये है कि बस और कहानियों का वेट घर में हम बोला नहीं जा रहा हूँ, डर लग रहा है थोड़ा सा ना। अल्लाह हाफ़िज़।